नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस ने कहा कि अडानी समूह द्वारा ट्रांजैक्शन से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी के लिए असाधारण रूप से उदार था। कांग्रेस ने कहा यह उल्लेखनीय है कि सेबी सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के कहने के 10 महीने बाद भी अडानी समूह और उसके सहयोगियों द्वारा सिक्योरिटीज लॉ के उल्लंघन और स्टॉक हेरफेर की अपनी जांच पूरी करने में विफल रही। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अपना बयान ट्वीट किया है। उन्होंने कहा यह स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के अलावा अगले 3 महीनों में क्या क्या बदलाव आएगा। कांग्रेस नेता ने कहा जो लोग इस फैसले को क्लीन चिट बता रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को क्लीन चिट बताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने सत्यमेव जयते कहा। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब हम उन लोगों से सत्यमेव जयते सुनते हैं जिन्होंने पिछले दशक में सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, हेरफेर किया है और उसे नष्ट कर दिया है, तो सत्य हजारों मौत से मर जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदानी मेगा स्कैम के संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि सेबी का अधिकार सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के उल्लंघन तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए मोदी सरकार नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों पर बोली की शर्तों में कैसे हेरफेर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया अडानी को हवाई अड्डों पर पूरा एकाधिकार सौंप दिया गया और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों को प्रधानमंत्री के करीबियों के हाथों में सौंपने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। यहाँ के पीएम ने एसबीआई को अडानी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। या कैसे मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों को पीएम के पसंदीदा व्यवसायी को महत्वपूर्ण परियोजना सौंपने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जांच नहीं की जाएगी कि कैसे महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को बहुत ही अनुकूल शर्तों पर अडानी को सौंपने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, या कैसे अडानी को उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ाने की अनुमति दी गई। रमेश ने कहा मोदानी मेगा स्कैम की तह तक जाने के लिए जेपीसी से कम कुछ भी नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले साल हमारी हम अडानी के हैं कौन सीरीज में पूछे गए 100 सवालों में से किसी का भी आज के फैसले के बाद जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्रोनी पूंजीवाद, कीमतों, रोजगार और असमानताओं पर इसके दुष्प्रभावों के खिलाफ न्याय के लिए हमारी लड़ाई और भी मजबूती से जारी रहेगी। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच ट्रांसफर करते हुए एसआईटी से जांच से इनकार कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सेबी की जांच में दखल देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हैं। सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच की है। हमने सेबी से बचे हुए 2 मामलों की जांच अगले 3 महीनों में पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात का कोई आधार नहीं बनता कि जांच सेबी से लेकर एसआईटी या किसी दूसरी एजेंसी को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच एसआईटी को सौंपने से इनकार करने के बाद गौतम अडानी ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। गौतम अडानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं अपना साथ देने वालों के प्रति आभारी हूँ। भारत के विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। फैसले के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के दाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 11% तक बढ़ गए। शुरुआत में ये बढ़त 16% तक हुई, लेकिन कुछ देर बाद कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दिखी। बता दें जनवरी 2030 में अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। हालांकि अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पत्रकार पंकज पचौरी ने एक्स पर कहा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 1 दशक पहले इसी दिन 3 जनवरी को आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से ठीक 10 साल पहले आयोजित की गई थी। 100 से अधिक पत्रकारों की उपस्थिति में 62 अलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 10 साल पहले उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने 100 से अधिक पत्रकारों की मेजबानी की थी और उनसे 62 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। पहलवान साक्षी मलिक ने बुधवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण के गुंडे सक्रिय हो गए। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के फेडरेशन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली साक्षी ने कहा कि उनकी मां को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। साक्षी मलिक ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।
इस बीच एक नए घटनाक्रम के तहत साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा है इस प्रायोजित प्रदर्शन के पीछे भारतीय कुश्ती महासंघ के वो लोग हैं जिन्हें चुने जाने के बाद सरकार ने हटा दिया। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम जानते थे कि ब्रजभूषण प्रभावशाली है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने निवास से किसी से चर्चा किए बिना राष्ट्रीय इवेंट घोषित कर देंगे। अब हम पर जूनियरों के कुश्ती करियर को खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने कहा, मैं चाहती हूं कि जूनियर लड़कियां वो पूरा करें जो मैं नहीं कर सकी। मैं चाहती हूं कि वो देश के लिए रजत स्वर्ण पदक जीतें। मैं नहीं चाहती कि किसी जूनियर को हमारे लिए कष्ट सहना पड़े। साक्षी ने कहा कि हमें नए महासंघ व तदर्थ समिति से कोई समस्या नहीं है, हमें केवल ब्रजभूषण के सहयोगी संजय सिंह से समस्या थी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को नोटिस कर जवाब मांगा है। महासचिव को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बता दें, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांग की थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राही ने उनकी निगरानी करने का आरोप लगाया है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद और गृहमंत्री अमित शाह को 29 दिसंबर को जय अनंत ने पत्र लिखा और आशंका जताई कि उनको ट्रैक किया जा रहा है। जय अनंत का यह भी आरोप है कि महुआ मोइत्रा बंगाल पुलिस में अपनी जान पहचान से ये काम करवा रही हैं। जय अनंत का यह भी आरोप है कि मुमकिन है कि महुआ मोइत्रा ने निगरानी के लिए उनकी पर्सनल जानकारियां और उनके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर की हों। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का साथ मिला। उन्होंने इस बहाने केंद्र पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिए हैं। वो बेहद कम पैसे पर तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवन शैली के साथ काम करते हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए। हर जान कीमती है, हर एक की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। कानून का उद्देश्य जन सामान्य के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना है, न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियेपन की ओर धकेलना है। बिना राम मशविरा, बिना विपक्ष को शामिल किए एक तरफा तुगलकी कानून बनाने का काम बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को सीएम मोहन यादव ने पद से हटा दिया है। किशोर कन्याल के ट्रक ड्राइवर से बातचीत के एक हिस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में किशोर कन्याल एक ड्राइवर से कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी का ऐसी भाषा बोलना उचित नहीं है। खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। मनुष्यता के नाते हमारी सरकार में ये भाषा स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री बोले, मैं खुद मजदूर परिवार से निकला हुआ बेटा हूँ। मैं समझता हूँ कि आगे से अधिकारी कोई ऐसी भाषा बोलता है तो उसे मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। दोबारा जो अधिकारी इस पद पर आएगा वो भाषा और व्यवहार का ध्यान रखेगा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले दिनों आरटीआई से मोदी सरकार के फिजूल खर्च की एक जानकारी सामने आई। इसमें बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी के जो सेल्फी पॉइंट बने हैं उनकी कीमत 6,25,000 रुपए है। एक सेल्फी पॉइंट 6.25 लाख का है। ये जानकारी बाहर आते ही मोदी सरकार के फिजूल खर्च की चर्चा होने लगी। अब मोदी सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाए हैं। जिस अधिकारी ने आरटीआई से ये जानकारी दी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। सच बोलने की सजा तो मिलनी थी, सजा दे दी गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की प्रतिमा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामलला की वो मूर्ति कहाँ है जिस पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है। हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। बता दें, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 1 जनवरी की एक सुबह एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा था कि राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति का चुनाव कर लिया गया है। ये मूर्ति दक्षिण भारतीय मूर्तिकार योगीराज अरुण ने बनाई है। हालांकि इस मामले में अब तक राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस मूर्ति का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हैं उसे रामलला की मूर्ति के रूप में मान्यता हासिल है। ये मूर्ति साल 1949 से त्रिपाल से ढके एक अस्थायी मंदिर में रखी हुई थी, जिसे मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद हटाया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने गृह क्षेत्र बुधनी में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर एक बार फिर टिप्पणी की। इस जनसभा के दौरान भीड़ में से कुछ महिलाओं ने चिल्लाते हुए कहा, हमें छोड़कर कहीं ना जाना भैया। शिवराज सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। इसके बाद उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर कहा,
कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी बीएचयू के कथित गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वो परिसर में छेड़छाड़ की 3 और घटनाओं में शामिल थे और वो कथित तौर पर ऐसे मौकों की तलाश में रोज परिसर का दौरा करते थे। जांच में शामिल अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से इसकी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के बीच परिसर में उनका स्थान अक्सर दिखाई देता है। कांग्रेस ने आईआईटी बीएचयू मामले में ट्वीट कर कहा है कि आपको पता है बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू में गैंगरेप किया, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो स्तब्ध करने वाली हैं। बीजेपी के इन बलात्कारियों ने पुलिस को बताया कि वो बीएचयू में पहले भी लड़कियों से छेड़खानी करते रहे हैं। बीजेपी के ये तीनों बलात्कारी अक्सर लड़कियों का पीछा करते, उनका दुपट्टा खींचते, उनसे छेड़छाड़ करते। खास तौर से रात के वक्त ये बीएचयू कैंपस में जाते ताकि लड़कियों को छेड़ सकें। कितनी घिनौनी मानसिकता इनकी है। ट्वीट में कांग्रेस ने आरोपियों के साथ पीएम मोदी और स्मृति ईरानी के फोटो भी साझा किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को ईडी के एक और समन पर नहीं पहुंचे। ये तीसरी बार है जब केजरीवाल ने ईडी के दिए नोटिस पर पेश नहीं होने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक केजरीवाल ने इस बारे में ईडी को लिखित में जवाब भेजा है। इस चिट्ठी में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये दावा भी किया जाता है कि एजेंसी ने ये नोटिस केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। पीटीआई के मुताबिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनावों से ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा गया है। ये नोटिस साजिश है ताकि केजरीवाल को चुनावी अभियान करने से रोका जाए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि मनीष सिसोदिया 1 साल से गिरफ्तार हैं। वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामले सामने आते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय, पेमा खांडू, अजित पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा सभी के खिलाफ अभियान चला रही थी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। भारद्वाज ने मीडिया से कहा, ईडी या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वो केजरीवाल को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो अभियुक्त हैं, ना गवाह हैं। केजरीवाल को बुलाए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल है। चुनावों से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वो लोकसभा चुनावों के अभियान में ना जा पाएं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की मजार के पास हो रहे समारोह में धमाके से मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी पर हो रहे समारोह में कई धमाके हुए। सरकारी ब्रॉडकास्टर इरिम ने कहा है कि इन धमाकों में कम से कम 60 लोग घायल भी हुए। ये धमाके केरमान प्रांत में हुए। ईरान की सरकारी मीडिया ने केरमान प्रांत के गवर्नर के हवाले से इसे आतंकवादी हमला बताया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ वीडियो में सड़क पर शव दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को साल 2020 में एक ड्रोन हमले में मार दिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।